Hello students, so this is the lecture number 5 from the same chapter electric charge and fluid। तो यार लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स थे काफी इंपॉर्टेंट, तो नहीं देखा आपने तो जाके देख लो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर देख लिया तो अच्छी बात है। करते हैं कंटिन्यू इस लेक्चर को। So before I continue this lecture, welcome all of you to Genfinity. As you know, I am Himanshu Prince and I have been teaching for last 2 years. I have taught lots of students for IIT, JEE, NEET as well as for boards। तो यार करते हैं इस लेक्चर का स्टार्ट। ठीक है, क्या है सबसे पहले तो कह रहे हैं हमारे पास में एक बोझ तले डूबा हुआ इंसान इधर उधर घूम रहा है। एक्चुअली ये होमवर्क था आपका लास्ट क्लास का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलॉम लॉ कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स वीकर, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वीक हो जाता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। यानी अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे यार तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पड़ जाएगा कम, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि यार कूलॉम्स लॉ होता ही क्या था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसलिए यार इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा और इसको मतलब कम कराऊंगा भटकाऊंगा इसको कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट इंस्टेड, अगर मान लेते हैं उसके बजाय द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, अगर उनको डिस्टेंस से कोई फर्क ना पड़े तो इन दिस केस, क्या इस केस के अंदर वुड अ न्यूट्रल इंसुलेटर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉम्ब। तो क्या एक न्यूट्रल इंसुलेटर हमारे पास में जो होगा वो अट्रैक्ट होगा क्या, कॉम्ब की तरफ। याद करो यार, कॉम्ब को रब करते थे हेयर में, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते थे, तो ये जो पीसेस ऑफ पेपर होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे कॉम्ब की तरफ, क्योंकि कॉम्ब जो होता था हमारा चार्ज होता था और ये जो पीसेस ऑफ पेपर होते थे वो न्यूट्रल होते थे। बट फिर भी ये चार्ज वाला जो कॉम्ब होता था अट्रैक्ट कर लेता था इसको, किसकी वजह से, तो इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या अगर डिस्टेंस का कोई फर्क ना पड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे तब भी ऐसा होगा क्या, यानी तब भी वो जो कॉम्ब होगा अट्रैक्ट कर पाएगा उन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में जो बॉडी है न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रल। अब यहाँ पे दूसरा बॉडी ले रहे हैं, ये हमारे पास में है पॉजिटिवली चार्ज। मान लो यार कोई भी चार्ज ले सकते हो ऐसे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसी न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करते हैं, लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ जाने चाहिए इधर, अट्रैक्शन, और सारे सारे पॉजिटिव वाले चार्ज किधर चले जाने चाहिए, दूसरे वाले एंड पे। ऐसा ही होता था पहले भी। तो देखो यार अब होगा क्या, होता क्या है पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर लगाता है एक अट्रैक्टिव फोर्स और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगाता है एक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब देखो यार जितना चार्ज होगा नेगेटिव का उतना ही चार्ज होगा पॉजिटिव इस बॉडी के ऊपर। यानी अगर ये Q है तो ये भी Q ही होगा। मैग्नीट्यूड की बात करो, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो यार अगर यहाँ पे देखूं मैं इससे इसकी डिस्टेंस, तो चूंकि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, तो इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ RA है ना, अट्रैक्टिव के लिए डिस्टेंस, और इससे इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं मैं RR, रिपल्सिव के लिए डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो होगा क्या इस वाले केस में, ये जो अट्रैक्टिव वाला हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। एंड डिस्टेंस कम होगा तो ये वाला फोर्स जो होगा हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन सा वाला फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है अट्रैक्टिव का वो कम है। ठीक है, और इस वाले केस में रिपल्सिव वाला फोर्स में देखो यार, रिपल्सिव वाले केस में जो हमारा डिस्टेंस है वो है ज्यादा एज कम्पेयर टू इसके, तो जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है, चलो यार पेन कर लेते हैं चेंज, दो फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है फोर्स इधर की तरफ जो कि है अट्रैक्टिव फोर्स, और एक लग रहा है इधर की तरफ जो कि है रिपल्सिव फोर्स। अब ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम है मैग्नीट्यूड में, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो नेट जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा ना। तो ये जो बॉडी होगी, ये वाली बॉडी, ये तो इसको खींच लेगी ना अपनी तरफ। इसीलिए वो जो हमारे पास में कॉम्ब होता है, जैसे ही छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास में लाया जाता है, जो चार्ज इंड्यूस होता है ना सामने वाले पोल पे, वो अपोजिट नेचर का होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कॉम्ब के अंदर। बट क्या हो यार डिस्टेंस का फर्क ना पड़े, तो यार ये जो फोर्स थे दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही है। तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से फोर्स कम ज्यादा हो रहा था। अगर डिस्टेंस का कोई फर्क ही ना पड़े तो फिर चार्ज तो दोनों में सेम ही है, और दोनों में अगर चार्ज सेम है तो फिर दोनों में फोर्स लगेगा सेम। यानी उस वाले केस में जितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा इधर की तरफ उतना ही फोर्स होगा रिपल्सिव इधर की तरफ। तो नेट रिजल्टेंट ना इधर ना उधर, नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। तो उस केस में न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा किसी एक चार्ज बॉडी की तरफ। क्लियर, चलो यार चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये भी होमवर्क ही था शायद। टू चार्जेस ईच ऑफ क्यू कूलम इज प्लेस्ड अलोंग अ लाइन। दो चार्ज है हमारे पास में क्यू कूलम के, जो कि एक लाइन के अलोंग क्या किए गए, प्लेस किए गए। मान लो यार ये है एक लाइन के अलोंग, इनको क्या किया गया, प्लेस किए गए। दोनों पे चार्ज कितने हैं, क्यू क्यू कूलम, ठीक है। चलो अब थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस बिटवीन देम। अब तीसरा चार्ज जो है इनके बीच में कहीं पे प्लेस किया गया है। चलो यार ये माइनस क्यू कूलम का चार्ज हो गया। तो एट व्हाट पोजीशन विल द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कह रहे हैं किस पोजीशन पे इस भाई साहब को रखा जाए ताकि ये जो सिस्टम हो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, तो सारा कुछ लगभग में न्यूट्रल हो जाए ना, सारा कुछ। यानी यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है ना। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो चलो यार अभी मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि x डिस्टेंस पे यहाँ पे है इस वाले चार्ज से, और टोटल जो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो है r, ठीक। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, r माइनस एक्स, क्या r माइनस एक्स हो जाएगा क्या, ठीक है। चलो यार करते हैं इसको सॉल्व, बहुत ईजी है। देखो यार ये जो चार्ज है इसको खींच रहा होगा इधर की तरफ, राइट, क्या इसको मान लेता हूं मैं F1, और ये जो चार्ज होगा इसको खींच रहा होगा इधर की तरफ, इसको मान लेता हूं मैं F2। तो F1 की मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो कूलॉम्स लॉ से क्या हो जाएगा, ये K, इसके ऊपर है चार्ज Q, और बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर है चार्ज स्मॉल q। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है x, तो हो गया x का स्क्वायर। सिमिलरली F2 की अगर मैं बात करूं बस मैग्नीट्यूड की, तो हो जाएगा K, दूसरा वाला चार्ज अपॉन में इनका डिस्टेंस r माइनस एक्स, तो हो जाएगा r माइनस एक्स का यार ये होल स्क्वायर। तो अब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इस वाले फोर्स को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है यार, F1 को बराबर होना चाहिए किसके, F2 के, यानी K Q अपॉन R स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्चुअली इक्वल होना चाहिए किसके, K Q अपॉन R माइनस एक्स के होल स्क्वायर के, राइट। अब इस पूरे से ये पूरा हो गया कैंसिल, और ये वाला आ जाएगा इधर और ये वाला आ जाएगा इधर। तो क्या हुआ हमारे पास में, ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर हटा दो दोनों तरफ का, तो ये हो गया r माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये x माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2x, और इधर बच जाएगा r। तो x की वैल्यू क्या आ गई यार, r/2, क्या x की वैल्यू क्या आ गई, r/2। यानी ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है x, वो इस r का आधा होना चाहिए, यानी कहीं सेंटर में इस बॉडी को होना चाहिए। इस वाला जो ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ज हमारा कहीं सेंटर में होना चाहिए, तब जाके हमारा जो ये सिस्टम है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है। तो चलो यार हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में हो रहा है। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो इसकी डेफिनेशन। It is defined as the ratio of force acting between two charges in free space separated with some distance to the force acting between same charges in another medium separated at same distance। मतलब क्या, सिंपल से इतनी बात है कि अगर दो चार्जेस को फ्री स्पेस यानी एयर या समझ लो वैक्यूम के अंदर रखा गया है सेम डिस्टेंस पे, यानी किसी एक डिस्टेंस पे, तो जितना फोर्स लगता है उनके बीच में, अगर उन्हीं चार्ज को उसी डिस्टेंस पे उठा के किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, वहां पे जो फोर्स लगेगा, तो इन दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो को बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपली देखो कैसे, जैसे कि हमारे उसमें दो चार्जेस है, मान लो इसके ऊपर है Q1 चार्ज, इसके ऊपर है Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ये मान लेते हैं मीडियम हमारे पास में हो गया एयर, ठीक है। इसी को उठा के रख देते हैं हम किसी दूसरे मीडियम के अंदर। चलो यार सेम चार्ज है हमारे पास में, तो इसके ऊपर चार्ज अभी भी Q1 होगा, इसके ऊपर Q2 होगा, और यहाँ पे हो गया r। मान लो ये वाटर है या कोई एक मीडियम, ठीक है, कोई भी एक मीडियम हो सकता है, डजंट मैटर कि कौन सा मीडियम, ठीक है। तो यार जब फ्री स्पेस के अंदर होगा तो यहाँ पे फोर्स का नाम ले लेता हूँ मैं F0। ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कहाँ से है, तो k की वैल्यू यही होती है मैथमेटिकली। k को हम ऐसे लिखते हैं, होता है ना k Q1 Q2 r स्क्वायर, तो k को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसी एक मीडियम का होता है। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यानी ये एयर या फ्री स्पेस की बात करी जा रही है। तो ऐसे अगर इस मीडियम में देखो, यहाँ पे फोर्स अलग लगता है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है इस वाले मीडियम की अलग होगी। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। अच्छा, परमिटिविटी क्या होती है, तो किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी कि अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर से जा रही है तो कितना ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। यानी कितने अपने अंदर परमिट कर रहा है, कितना अपने अंदर से जाने के लिए परमिट कर रहा है, वो उसकी कहलाती है परमिटिविटी, ठीक है। तो
ये मीडियम अलग है, ये वाला मीडियम अलग था, तो इसका परमिटिविटी मान लो एप्सिलॉन नॉट है तो इसका परमिटिविटी कुछ और होगा, यानी सेम नहीं होगा। एंड ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यार के की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि अब के जो होता है डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, एंड के की वैल्यू चेंज होगी तो फिर एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी फोर्स जो होगा इसके अंदर अलग लगेगा। तो चलो उस फोर्स का मान लेता हूँ मैं एफ एम, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। जब वो फ्री स्पेस में था इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, अभी एप्सिलॉन एम यूज करेंगे क्योंकि अलग मीडियम है, Q1 Q2 सेम ही है, अपॉन में डिस्टेंस भी सेम लिखा गया तो आर स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों फोर्स का रेशो निकालना है हमें, इसी को बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करते हैं यार इसको। चलो तो क्या हो जाएगा हमारा उसमें के एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट कितना है यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार ये पूरा का पूरा तो इसके साथ में गया, और ये 1/4 पाई से कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन एम अभी डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, तो इसको ऐसा कुछ दिखेगा क्या, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन, अरे चलो इसको इधर लिख लेता हूँ, है ना, इसको इधर लिख लेता हूँ, इरेज कर लेते हैं इधर से, इधर लिख देता हूँ। हमारा के जो हो गया वो हो गया एफ नॉट अपॉन एफ एम, और यहाँ से आया था एप्सिलॉन एम चला गया था ऊपर, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में क्या है अभी भी नीचे ही है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यार डेफिनेशन क्या होती थी, बिल्कुल से अब समझ में भी आ गया होगा, फोर्स जो होता है किसी मीडियम में वो डिवाइड में होगा किससे, ऊपर कौन होगा अपोनेंट में हमारा उसमें होगा फोर्स कौन सा, किसी एक मीडियम के अंदर, किसी फ्री स्पेस के अंदर जो फोर्स वर्क कर रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं किसी के मीडियम के अंदर लगने वाले फोर्स से, सिंपली इसी को रेशो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके रेशो से हम डेफिनेशन निकालना चाहे तो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्या बोलोगे आप, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को हम डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो उसके रेशो को हम बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, क्योंकि परमिटिविटी का रेशो है इसलिए इसका एक और हम नाम लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, भी एप्सिलॉन आर का नाम क्या हो जाएगा यार, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, रिलेटिव परमिटिविटी कह लो, डेफिनेशन इसका आप एफ नॉट अपॉन एफ एम कह लो, या फिर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह लो, सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो अगर यहीं से मान लो अगर मेरे को किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम निकालना है, किसी मीडियम के लिए मेरे को एप्सिलॉन एम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, तो एप्सिलॉन एम ये रहा हमारे पास में, किसी मीडियम को निकालना है तो एप्सिलॉन एम को लिख सकता हूँ मैं k इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मेरे को एप्सिलॉन नॉट चाहिए, एप्सिलॉन एम चाहिए, तो हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या। तो अगर मेरे को नहीं पता किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना है, तो उसका अगर मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो वहां मिल जाएगा मेरे को उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफी सारे आते हैं तो ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम उसमें व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो यार रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन आर, अभी देखा था हमने, ये क्या होता था एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को फोर्स के डायरेक्शन फोर्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखोगे एफ नॉट अपॉन, अच्छा ध्यान देना, तो फोर्स के फॉर्म में लिख रहे होगे तो एफ नॉट ऊपर होगा, यानी नॉट वाला पोर्शन ऊपर होगा, एंड जब एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी के साथ लिख रहे होगे तो नीचे हो जाएगा। अच्छा, इसी को बोलते हैं एक्चुअल परमिटिविटी भी, किसी मीडियम का एक्चुअल परमिटिविटी, और ये तो हमारे पास में है ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो क्या है, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या एप्सिलॉन आर जो है हमारे उसमें इक्वल होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी के, गलत, एक्चुअल ऑफ रेशो ऑफ एक्चुअल परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी एक्चुअल परमिटिविटी से एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशो है, सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देख लेते हैं, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू एक्चुअल परमिटिविटी, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऊपर होगा और डिवाइड में होगा एक्चुअल परमिटिविटी, रॉन्ग, और लास्ट में उसमें इक्वल टू द एक्चुअल परमिटिविटी, यानी एक्चुअल परमिटिविटी के इक्वल होती है, गलत यार। चलो तो हमारे पास बी हो गया इसका ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है न्यूमेरिकल, व्हाट हैपेंस टू द रिलेटिव परमिटिविटी व्हेन एक्चुअल परमिटिविटी डिक्रीजेस, कह रहा है एप्सिलॉन और में क्या फर्क पड़ेगा जब, पहले देख लेते हैं होता क्या है ये,
क्या फर्क पड़ेगा जब एक्चुअल परमिटिविटी यानी ये वाला जो होगा पोर्शन अगर घटेगा तो अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80.4। तो यार गिवन जो हमारे उसमें k है वो कितना हो गया, वो हो गया 80.4, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा k। k की कोई यूनिट होगी क्या, k होता क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, या इसी को बोल लो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम सेम क्वांटिटी के रेशो हैं, तो कोई यूनिट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो चलो देन हमसे पूछा गया है एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या होगा, यानी वाटर के लिए क्या होगा यार। तो सिंपली हमने देखा था ना के जो होता है वो क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम यानी एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो के कितना दे रखा है यार 80.4, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटेंस ऑफ -12 क्या कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कर लो इसको सॉल्व, सिंपली स्क्वायर 80 मान लो, इसको 8.85 को 8.8 मान लेते हैं, इंटेंस को -12 है ही। यहाँ से और भी सिंपल कर लो इसको, इस 0 कर दो इधर, 12 से हो जाएगा 11 और 8 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 क्या, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दो 8 8 जा 64, ठीक है। कैरी हो गया 6, 8 8 जा 64 और 64 और 6 कितना हो गया यार 70, तो आ गया 70 और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो यार, सिंपल सी कहानी समझ में आया। यहाँ 10 की पावर क्या होगी, पहले -12 था और यहाँ से एक आ गया 10 का इधर, तो क्या आ गया माइनस का 11 आ गया, राइट। ये हो गया बेसिकली। चलो यार इसको 7.04 लिख लो, इंटेंस पावर माइनस एक और कर दो इसको 10, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको ले आए इधर, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे पास में कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में कहानी, किस चीज की कहानी, तो वाटर के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी, वो लगभग में इतनी होगी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में लेमीज लॉ। लेमीज लॉ क्या कहता है, मान लो हमारे पास में एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे लग रहे हैं फोर्सेस, तो ये जो फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होते हैं तो वहां पे एक होता है कंडीशन हमारे पास में, क्या होता है देखो कह रहा है द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, अगर एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यानी इस बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फोर्स, यानी एक ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं, इज फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो यानी इसका नेट सम जो हो जाए कितना हो जाए 0 हो जाए। तो जैसे यही हमारे पास में बॉडी होगी, मान लो इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है F1, ये हमारे पास दूसरा फोर्स हो गया, क्या है इसका नाम ले लो यार F2, और ये तीसरा फोर्स हो गया मान लेते हैं ये F3 हो गया। तो क्या होता है F के सामने वाले एंगल को मान लेते हैं हम अल्फा, F2 के सामने वाले एंगल को मान लो आप बीटा, F3 के सामने वाले के एंगल को मान लो आप गामा। तो होता क्या है F1 अपॉन में साइन विद सामने वाला एंगल कौन है अल्फा, ये बराबर होगा F2 अपॉन में साइन विद सामने वाला एंगल कौन सा बीटा, F2 के सामने कौन सा एंगल था बीटा, और ये होगा F3 अपॉन में साइन विद सामने वाला एंगल कौन सा दैट इज गामा। ये एक रिलेशन होता है, इसी को बोलते हैं लेमीज लॉ, ठीक है। कि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्ट कर रहे हो तो हमारे उसमें ये रिलेशन देखने को मिलता है। अच्छा क्यों बताया हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है एक्चुअली, इससे और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी हमने पढ़ा था उसके ऊपर अभी दो बेसिक न्यूमेरिकल करे थे, अभी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है क्योंकि लेमीज लॉ के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए बताना जरूरी था। देखो क्या है यार, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग डेंसिटी रो, हमारे उसमें दो आइडेंटिकल बॉल है, यानी देख लो यार एक बॉल ये है दूसरा बॉल ये है, दोनों की डेंसिटी जो है कितनी है रो है, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक कॉमन पॉइंट से क्या है हैंग्ड है, ठीक है, और जिससे हैंग्ड है वो दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग हमारे उसमें उसका लेंथ क्या है इक्वल है, ठीक है, यानी जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, दोनों बॉल के पास में इक्वल मास भी है और इक्वल चार्ज भी है, अगर इसका चार्ज है Q तो इसका भी चार्ज होगा Q, इसका मास है M तो इसका भी मास हो जाएगा M। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग है, यानी ये वाला जो स्ट्रिंग है और ये वाला स्ट्रिंग एक एंगल थीटा बनाते हैं वर्टिकल के साथ में। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बताया था जब भी फोर्सेस इक्वल इक्वल लग रहे हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जो मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ और ये फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उस पोजीशन को बोल देंगे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो उस टाइम पे ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो क्या करते हैं वर्टिकल के साथ में, यानी ये देखो वर्टिकल लाइन है इसके साथ में एंगल सेम बनाते हैं, थीटा ये भी बनाएगा और ये भी जो बनाएगा वो कितना बनाएगा थीटा ही बनाएगा, ठीक। चलो तो अभी हमें करना क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज इन लिक्विड। अब क्या किया गया है, इन दोनों बॉल्स को क्या कर दिया गया है, फिर से सेम सारा को सेपरेटर सेम रखा गया है, इसको डाल दिया गया है कहाँ, लिक्विड के अंदर। एज अ रिजल्ट द एंगल डज नॉट चेंज। तो लिक्विड में डालने के बाद भी जो थीटा है वो सेम ही रहता है वहां पे भी। तो पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अगर मान लेते हैं डेंसिटी लिक्विड, जैसे इन दोनों बॉल की डेंसिटी है रो, वैसे ही अगर डेंसिटी लिक्विड की अगर रो हो तो फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो हमें उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के या एप्सिलॉन आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन आर या फिर के होता क्या है, तो के होता है हमारे पास में बेसिकली एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी मान लो ये मीडियम कुछ नहीं दे रखा है तो फ्री स्पेस के अंदर होगा, ठीक है नहीं, एयर के अंदर होगा, कोई भी फ्री स्पेस मान लो, कोई भी क्या एयर या फिर वैक्यूम होगा। तो एयर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फिर हम उस मीडियम के अंदर निकाल लेंगे फोर्स, उन दोनों को कर देंगे हम डिवाइड, फिर वहां से मिल जाएगा हमें के। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे फोर्स निकाल ले कैसे, यहाँ फोर्स निकाल ले कैसे। तो देखो यार, अब इस फोर्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेसिकली लेमीज लॉ का, ठीक है। देखो लेमीज लॉ के लिए हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारे फोर्सेस के, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पे एक फोर्स तो हो गया हमारे पास में, चूंकि इसके पास में बॉल के पास मास है तो कुछ वेट इसका लग रहा होगा नीचे, W मान लेते हैं इसको। अब ये जो बॉल है इसको इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इसको मान लो आप एफ नॉट मान लो, क्योंकि ये फ्री स्पेस में लग रहा है तो ये फोर्स लग रहा होगा एफ नॉट, ठीक। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहेगी, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, तो ये लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली मेजरली तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट लग रहा है नीचे एफ नॉट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला जो चार्ज है इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और इस पूरे अपरेटस को डाल दिया गया कहाँ, लिक्विड के अंदर, ठीक है। चलो लिक्विड के अंदर हम जाए उससे पहले हम एफ नॉट निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलो तो क्या हो जाएगा, अगर हम यूज करूँ मैं लेमीज लॉ का, तो एफ नॉट विद सामने वाला एंगल, अच्छा सामने वाला एंगल होगा कितना, चलो यार कुछ ढूंढते हैं। अगर मान लो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है, ये दोनों तो उसकी पैरेलल ही दिख रहे हैं, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये इतना वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो टोटल है 180 का एंगल, ये हो गया थीटा, तो ये इसको इतना बोल सकता हूँ क्या मैं, 180 माइनस थीटा, इतना एंगल हो जाएगा क्या। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर ऐसा, एफ नॉट अपॉन साइन विद 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन विद सामने वाला एंगल, ठीक है। अपॉन में कोई एक और का यूज कर लो आप, चलो वेट का यूज कर लेते हैं, तो वेट विद सामने वाला एंगल, तो सामने वाला एंगल वेट के लिए पूरा ये हो गया, तो कितना हो गया 90 प्लस थीटा, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं W अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये लेमीज लॉ का यूज करने के बाद मिला हमें। चलो यहीं से हमें एफ नॉट मिल जाएगा, तो इसलिए तीसरे वाले टेंशन के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो यार ये कितना हो गया, एफ नॉट का एफ नॉट अपॉन में ये आ गया हमारे उस पे साइन 180 माइनस थीटा, कितना होता है साइन थीटा ही होता है, W साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है क्या। एफ नॉट की जरूरत है हमें, तो एफ नॉट क्या मिल गया हमारे पास में यहाँ से W, और ये साइन थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो हमारे उसमें यहाँ से मिल गया एफ नॉट इक्वल टू W tan थीटा यानी वेट इंटू tan थीटा, ठीक है। चलो अब इसको डाल दिया गया लिक्विड के अंदर, तो ठीक है ये लिक्विड के अंदर मान लेते हैं। तो लिक्विड के अंदर भी सारा को सेम, ये बोला गया है कि एंगल सेम ही वर्क कर रहा है। चलो यार पेन चेंज कर लेते हैं, अभी भी एंगल जो है कितना है, थीटा ही है, यानी ये वाला एंगल अभी भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये जो फोर्स होगा वेट वो चेंज होता है लिक्विड के अंदर, W डैश मान लो। जैसे ही लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक ग्लास ही है यार, इस ग्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, इसका वेट चेंज होता है। कोई भी चीज आप पानी के अंदर उठाते हैं तो उसका अलग वेट हल्का थोड़ा सा फील होता है ना, वो तो वेट चेंज होता है ना। तो वेट चेंज वैसे होता कितना है, तो मान लो इसका पहले वेट था इसका W, या इसी बॉल को डाल दिया यार इसके अंदर, क्या दिक्कत है। तो इस बॉल का वेट था क्या, वैसे भी इसी को डाला गया, इन दोनों बॉल्स के साथ में डुबोया गया पूरे अपरेटस के साथ में अंदर। इस बॉल का मान लो वेट था पहले W, जैसे ही ग्लास के अंदर इसको मैं डालूंगा तो ग्लास के अंदर से कुछ, अगर ग्लास पहले से पूरा भरा हो तो ग्लास के अंदर से कुछ पानी गिर जाता है, कुछ पानी क्या गिर जाता है यहाँ से नीचे गिर जाता है, और उस पानी गिरने वाले का कुछ तो वेट होगा, मान लेते उसका वेट है कितना, तो मान लो यार W मान लो, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है W। तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है ना इस बॉल को अंदर डालने से, उतना ही उसके पहले वाले वेट में कम हो जाता है, यानी इस पूरे बॉल का पहले वाला वेट कितना था W, तो इस W में से इतना वेट माइनस कर दो जितना कि वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट है, तो वही होगा हमारे पास में इस नए वाले जो हमारे पास में इसका है ये वेट होगा। नया जो बॉल है, यानी बॉल है इसके अंदर रखा गया, तो इसका जो नया वेट होगा कितना होगा, W डैश, वो होगा इसका पुराना वाला वेट इनटू जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है उस वेट को माइनस कर दोगे आप उसमें से वो, ठीक है। ये क्या हो गया, ओके ठीक है। चलो बाकी सारा कुछ
ये जो होगा एफ एम, क्योंकि अलग अलग दूसरे मीडियम में डाला गया तो जो फोर्स होगा वो अलग लग रहा होगा इसके ऊपर, और चूंकि ये वाला चेंज हो गया ये वाला चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज हो ही जाएगा। टी डैश मान लो, वैसे कोई जरूरत है नहीं टेंशन की। चलो खैर, यूजिंग लेमीज लॉ, लेमी का लॉ का हम यूज कर लेते हैं। अगेन क्या हो जाएगा, तो एफ एम अपॉन एफ एम के सामने वाला एंगल अगेन उतना ही है, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन साइन सामने वाला एंगल कितना है, तो ये हो गया 90 यार, और ये हो गया थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा। तो एफ एम कितना मिल गया हमारे पास में, इसको अगर तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये बन जाता था कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ही रहेगा तो ये भी बन जाएगा टैन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें चाहिए था क्या, के, तो के क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से तो मिल जाएगा क्या, यानी कितना, एफ नॉट अपॉन एफ एम। क्या एफ नॉट कितना है यार, एफ नॉट कितना था, डब्लू टेन थीटा क्या, और एफ एम कितना है यहाँ, डब्लू डैश टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया क्या, ये बच गया डब्लू अपॉन डब्लू। देखो अगर वेट दे रखा होता तो डायरेक्ट हमारे पास में आंसर यही हो जाता था, बट वेट दे नहीं रखा है, डेंसिटी वेंसिटी दे रखी थी, तो डेंसिटी वेंसिटी के साथ में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ठीक है। तो वेट होता क्या है वैसे, वेट होता है हमारे पास में mg, मास दे नहीं रखा है, ठीक है, तो मास को चेंज कर देते हैं हम डेंसिटी के फॉर्म में। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यार जब मैं बॉल की बात कर रहा था पहले वाले केस में, हमें बॉल का वेट चाहिए, तो बॉल का वेट जो होगा क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ बॉल रो दे रखा है हमारे पास में, तो रो इंटू वॉल्यूम, मान लेते हैं बॉल का वॉल्यूम है v और इंटू में g, तो ये हो गया हमारे से रो इंटू v हो गया हमारे पास में बेसिकली मास यानी डेंसिटी, और इंटू वॉल्यूम ये हो गया हमारे पास में मास ऑफ दैट बॉल, और इंटू में g मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा हो गया w। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रो v g, ठीक है। चलो अब W डैश की वैल्यू, W डैश है क्या यार, तो W माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, W माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यार रो वी जी, रो वी जी, रो वी जी, ओके। W की जगह पे मैं फिर से रो वी जी रख दूं क्या, क्योंकि ये भी तो बॉल, ये जो हमारे पास में बॉल गया है इस बॉल का वेट हो जा रहा है यहाँ पे डालने के बाद चेंज, ठीक है, W डैश हो जा रहा है। ये जो वेट है बॉल का नया वो क्या होता है, तो इसका पुराना वाला वेट माइनस में कुछ जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट, तो ये W तो पुराने वाले बॉल का वेट ही है ना, तो इसको तो W को दोबारा मैं रो वी जी लिख सकता हूँ, और ये नए वाला जो हमारे पास वाटर डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट कितना होगा, तो सिंपली यार इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी कुछ mg ही होगा, यानी मास ऑफ वाटर इनटू में ग्रेविटी। मास ऑफ वाटर दे नहीं रखा है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा डेंसिटी के साथ में, तो डेंसिटी वाटर की दे रखी थी इन्होंने, क्या कुछ दे रखी थी क्या, सिग्मा दे रखी थी शायद, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, जी से हो जाएगा, सॉरी सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले वॉल्यूम से। अच्छा यहाँ मैं वॉल्यूम v से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, यहाँ मैं वॉल्यूम v से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं सिग्मा, वॉल्यूम कितना इसका होगा, तो यार जितना बॉल आप डालोगे जितना वॉल्यूम इस बॉल का होगा उतना ही बॉल वाटर भी तो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही वाटर डिस्प्लेस करता है बॉल जितना कि वॉल्यूम उसका खुद का होता है, ठीक है ना। ये जो वाटर का वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस हुआ वही वॉल्यूम होता है क्या बॉल का भी, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ क्या, और g का g, रो वी जी आ गया, सिग्मा जी वी आ गया, सिग्मा वी जी आ गया। चलो जी यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, वी जी सब में कॉमन लिख रहा है, कैंसिल कर दो सिंपली, तो यहाँ बच जाएगा रो अपॉन, यहाँ बच जाएगा रो माइनस सिग्मा। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यहीं पे कुछ वैल्यू दे रखी होती है इस डेंसिटी की, मान लो इसकी वैल्यू होती 10, इसकी वैल्यू होती 5, तो 10 यहाँ रख देते, फिर उस वाले केस में क्या कर देते, यहाँ 10 रख देते, यहाँ हो जाता 10 माइनस 5, सिंपली से समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आ जाता क्या 5 आ जाता, अपॉन में 2 हो जाता उस टाइम पे हमारे पास में k की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारे पास में बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि अगर मान लो अब दो हमारे पास में बॉल है उसको सस्पेंड किया गया है किसी एक चीज से, तो उस मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है F0, तो हमें उस मान लो उसी बॉल को उठा के F0 वहाँ पे फोर्स लग रहा है, अब उसी पूरे सिस्टम को उठा के डाल दिया गया लिक्विड के अंदर, वहाँ पे फोर्स लग रहा है FM, तो हमें बताना था कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या, F0 अपॉन FM, तो F0 निकाल लिया हमने पहले वाले केस में, यानी जब फ्री स्पेस में वर्क कर रहा था फोर्स वहाँ पे लेमी लॉ के हेल्प से। दूसरे वाले में क्या किया, फिर से यहाँ से FM निकाल लिया किसके हेल्प से, अगेन लेमी लॉ के हेल्प से, बाद में दोनों को डिवाइड कर दिया, कहानी खत्म। चलो इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल ध्यान देना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। देखो तो यार देखो, इससे पहले हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि अगर पॉइंट चार्जेस होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस होते थे तो उसके बीच में फोर्स लग रहा होता था, उसको बोलते थे हम, बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा होता है ये बताया था हमें कूलॉम्स लॉ कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है वो बताया हमें कूलॉम्स में। फिर ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया, मान लो यही एक पॉइंट चार्ज है और इसके आसपास बहुत सारी चार्जेस है, तो हमने देखा किसके अंदर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर, कि कैसे निकालेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो हमने देखा कहाँ से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन बात करी जा रही है, एक ही जगह पे बहुत सारे चार्जेस रख दिए गए एंड उस टोटल चार्जेस की वजह से एक नया चार्ज जो है हमारे पास में एक बगल में आसपास, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। यानी पहले बात करी पार्टिकुलरली 2 पॉइंट चार्ज, फिर बात करी कि एक ही पॉइंट चार्ज जो बहुत सारे आसपास के कितने फोर्स लगा रहे हैं। अब है कि एक ही जगह पे बहुत सारे चार्जेस हैं, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। ठीक है, तो वो जो कंटिन्यूअस चार्ज होंगे किसी एक पॉइंट चार्ज पे या किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज क्या होता है, जब एक ही जगह पे बहुत सारे चार्ज, जैसे कि एक ही जगह पे बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हैं तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस चार्ज। देखो यहाँ पे भी एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो ये भी हो गया हमारे उसमें कंटिन्यूअस चार्ज। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस चार्ज की, द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली प्लेस्ड, अगर कोई एक रीजन में बहुत ही पास पास रखे गए चार्ज इज सेड टू हैव कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बोला जाएगा कि वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहां पे चार्ज जो है कंटिन्यूअस यानी सही से अमाउंट में, यानी बहुत पास पास क्या किया डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलो यार अब ये कितना टाइप के होते हैं यार, तो ये बेसिकली 3 टाइप के हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस। बहुत सिंपल, देखो यार अगर एक लाइन के ऊपर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक लाइन है ये, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बोल देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एरिया के ऊपर है तो उसको बोल देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको मैं बोल दूंगा अगर मान लो वॉल्यूम के ऊपर, मान लो कि 3D ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अंदर मान लो क्यूब है या फिर किसी स्फीयर के अंदर ही बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ऊपर से पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा वहां वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमें बेसिकली हम पता क्या करना था, तो टॉपिक हमारा चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे पता करेंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी हेल्प से कैसे हम पता करेंगे। तो यार फोर्स जो होता है एफ, वो क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लो इसी के बगल में यहाँ पे एक मैं चार्ज रख दूंगा, तो इस चार्ज का तो मान लो मेरे को Q पता है, बट इसका टोटल हमें Q पता होना चाहिए ना, डिस्टेंस मान लेंगे चलो 1 सेकंड के लिए कि ये हो गया हमारे उसमें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो ये टोटल चार्ज हमें पता होना चाहिए, तभी तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में K करके मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकालेंगे। तो यानी हमें ये पता होना जरूरी है कि इस ऊपर चार्ज कितना है टोटल, तो उसी के लिए इसी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है उसके लिए हम बेसिकली टर्म यूज करते हैं, उसको डेंसिटी का फॉर्म वाला टर्म होता है। देखो होता है क्या है, लीनियर चार्ज कब निकाल रहे होगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे होगे तो यहाँ पे यूज करोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो यार सिंपली डेंसिटी क्या होती थी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका पूरा नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी यानी डेंसिटी, अभी देखो फिलहाल ये जो डेंसिटी हम निकाल रहे हैं किसके लिए, चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको डाल लो यहाँ पे Q, जैसे यहाँ मास का डेंसिटी तो यहाँ पे आ गया M, ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी था तो इसको क्या बोल दिया, डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। ये किसका है, लीनियर डेंसिटी, यानी इसका लेंथ अगर मान लो L है तो इसको हम डिवाइड कर दूंगा किससे, हमें L से, तो Q अपॉन L जो होगा वही हो जाएगा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा इसको D से रिप्रेजेंट नहीं करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको लैम्डा से। ठीक है, चलो यार यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो यूनिट हो जाएगा लैम्डा का सिंपली चार्ज अपॉन में ये है, तो यूनिट हो जाएगा हमारे पास में चार्ज के लिए कूलॉम, और ये हो गया पर मीटर, तो कूलॉम पर मीटर हो गई यूनिट लैम्डा की। अच्छा बस लाइन की बात हो रही तो ये क्या होता है 1D होता है, 1 डायमेंशन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से चार्ज निकालेंगे कैसे, तो सिंपली Q को इधर L जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अगर आप चार्ज निकाल रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको यूज करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज किया, यहाँ पे यूज करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, तो सिग्मा क्या हो जाएगा यार, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज के लिए Q ऊपर, और चूंकि अब सरफेस का यूज करेंगे एरिया का यूज करेंगे तो Q अपॉन में A ये हो गया। अगर चार्ज निकालना हो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ A। अच्छा अगर सिग्मा की आपको यूनिट चाहिए हो तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज के लिए कूलॉम, और ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूमेट्रिक वाले में देख लो यार, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो अब की बार में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, रो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में वॉल्यूम की बात हो रही तो V। ठीक है, चलो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यूनिट हो जाएगा हमारे उसमें चार्ज के लिए कूलॉम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा तो रो इंटू वी। ठीक है यार, क्लियर। ये 3D के लिए हो जाएगा, वॉल्यूम की बात हो रही 3D, तो हमारे उसमें 3D ऑब्जेक्ट जितने भी है, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सारा कुछ इधर आ जाए, ये 2D होते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट हमने समझाया है। अब यहाँ से बस चार्ज निकालना सीखा, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे वर्क करेगा। तो चार्ज निकालना सीख लिया, देखो यार ये लाइन के अंदर है, तो लाइन के अंदर है तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे वर्क कर रहा है। मान लो इसके पास में एक चार्ज है, इसका मान लो इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसका चार्ज अभी नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, इसका मान लो क्यू नॉट, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर। अब इसका टोटल हमें क्या चाहिए होगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए होगी कि टोटल चार्ज है क्या। तो जब भी हमें टोटल चार्ज निकालना होता है, तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो हाँ आप ध्यान दोगे, आप यूज करोगे छोटा वाला एलिमेंट यूज करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट निकालोगे, उस छोटे से एलिमेंट को बाद हम कर देंगे हम इंटीग्रेट और बना लेंगे पूरा का पूरा एलिमेंट। तो देखो यार मान लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ dl और इस छोटे से पोर्शन का चार्ज मान लेता हूँ मैं dq। तो यहाँ पे नाउ बात करूँ मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है वहां पे dq अपॉन में लेंथ कितना है वहां पे dl, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूं तो dq ये आ जाएगा लैम्डा dl, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हमें चार्ज चाहिए होगा, तो यहाँ dq आ गया लैम्डा dl। चलो अगर हमें तो टोटल चार्ज चाहिए, नहीं पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो इस चार्ज को कर दो आप इंटीग्रेट, तो यही हो गया हमारे उसमें टोटल चार्ज बन गया कि टोटल चार्ज पे कितना है, तो ये आ गया लैम्डा dl। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में, तो सिंपली क्या लिखोगे यार, F इक्वल्स टू के, ये जो हमारा इसको लिख लो पहली बार में कैपिटल की, इसको क्यू नॉट लिख लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। चलो के क्यू नॉट को लिख लेते हैं पहले, अपॉन में आर स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर इसमें क्यू की जो वैल्यू है क्या है, पूरी की पूरी ये है, तो इसको लिख दो ऐसे है लैम्डा dl। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर लीनियर चार्ज है वहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे हम ऐसे निकाल रहे होते हैं, सिंपल। चलो नेक्स्ट हमारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो यार यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पूरा सरफेस है इसके ऊपर हम निकाल लेते हैं चार्ज की टोटल चार्ज है किस पे इतना, तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा उसके हेल्प से हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें यूजिंग नहीं है नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो हम चार्ज को डिवाइड कर देते हैं सरफेस एरिया से, तो हम छोटा सा कोई चार्ज ले लेते हैं, मान लो यार यहीं पे छोटा चार्ज हमने इस टोटल छोटा चार्ज ले लिया इसको dq, ठीक है छोटा चार्ज ले लिया इसको dq, और यहाँ पे छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने dA, ठीक है छोटा सा एरिया मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने dA, कि मान लेते छोटे से एरिया dA पे कितना चार्ज है dq चार्ज है, तो बाद में जब टोटल का चाहिए होगा तो इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे छोटे से लेंथ पे देखा था चार्ज कितना था dq, तो टोटल लेंथ के लिए क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, है ना। अगर लिमिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लिमिट क्या रहेगी इसकी, तो जो भी इसकी लेंथ है इस वायर की, जो भी लेंथ, अगर मान लो इसकी लेंथ पूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर L है इसकी, तो क्या कर लेंगे इस 0 से लेके इसको L तक इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट ये हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे है, सिग्मा से, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, तो चार्ज कितना है dq और एरिया कितना है dA, यहाँ से चार्ज चाहिए तो dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dA, हमें dq नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए q, तो हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, लैम्डा टाइम्स ऑफ dA, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें q, और q कितना हो जाएगा यार, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dA। अच्छा इंटीग्रेशन की एक लिमिट क्या रहेगी, तो जो भी इसका एरिया है 0 से लेके हम लिमिट टोटल एरिया का a ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा उसमें लिमिट। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक चार्ज है क्यू नॉट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं हम r, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सिंपल सा यार k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, पहले लिख लो k क्यू नॉट को लिख लो पहले, ये हो गया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे q जो होगा q की वैल्यू रख दो पूरा का पूरा ये, तो ये हो जाएगा 0 टू लिमिट a यानी टोटल एरिया, ये लोअर लिमिट होता है हायर लिमिट होता है, कम से कम कितना एरिया है, ज्यादा से ज्यादा टोटल कितना एरिया है, ठीक है, तो सिग्मा इंटू dA, तो ये हो गया हमारे पास में कब के लिए फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया उस वाले केस के लिए जब हमारे पास में क्या चल रहा हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइम पे कैसे निकालेंगे, समझ में तो आई क्या होगा यार, कोई भी एक छोटा सा एरिया वॉल्यूम एलिमेंट मान लो इतने एरिया का वॉल्यूम कितना है
छोटा वाला वॉल्यूम डीवी है, बाद में टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। मान लेते हैं इस एरिया पे चार्ज कितना है, डीक्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और ये कितनी हो जाएगी यार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से, तो रो हो जाएगा उसमें डी क्यू अपॉन डीवी। डी क्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू हो जाएगी रो डीवी, और डी क्यू तो चाहिए नहीं तो इंटीग्रेट कर दो यार, रो डीवी। यहाँ पे आ गया क्यू, लिमिट रखना तो लिमिट रख दो, क्या हो जाएगा 0 to v, क्या आ गया डीवी, रो डीवी। अब नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, मान लो कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू नॉट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्या है आर है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा सिंपली के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख दिया यार के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 0 to वॉल्यूम वी रो डी वी। ये हो गया फोर्स इस वाले, ठीक है। चलो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर। अगर हमें एक स्फीयर को इलेक्ट्रीफाई करना है, चार्ज देना है जिसकी रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो गिवन नोट कर लो पहले यार, आर कितना है, रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चाहिए हमें, तो हमें चाहिए सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻², क्या तो डाल दिया है 10⁻² मीटर। तो हमें कह रहे हैं सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, तो कह रहे हैं कि मान लो सिंपली एक स्फीयर है, एक स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज दिया जाए कि उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इतना हो। यार आंख में भी बहुत जल रही है, क्या कह रहे हैं, हाँ तो एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज दिया जाए, एक स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज दिया जाए कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाए 3/π कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मत पढ़ लेना, सेंटीमीटर का सी छोटा होता है, यहाँ पे सी कैपिटल है। तो यहाँ पे दे रखा है उसमें सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये कितना दे रखा है 3/π कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, इतना होना चाहिए। तो उस टाइम पे चार्ज कितना दिया जाए, तो चार्ज क्या होएगा ये अपने को बताना है यार, ठीक है। सिग्मा होता क्या है, तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया, एरिया किसका, तो क्यू हो जाएगा यहाँ से स्फीयर का, लैम्डा सिग्मा इंटू ए हो गया, स्फीयर का एरिया क्या होता है यार 4πr², क्या इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मिल जाएगा हमें क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा कितना है तो 3/π, और कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है सारी यूनिट एसआई के अंदर 4π, और आर कितना है हमारे पास 25 × 10⁻² का होल स्क्वायर, कर दो यार, पाई से पाई कट गया, क्या पाई कट गया है ना, 3 × 4 रहने दो, 25 × 25 स्क्वायर, इसलिए तो 10⁻- कितना हो गया 4, ये 25 × 4 ये तो हो गया 100, और 25 × 3 कितना हो गया 75, तो इस 100 की वजह से यहाँ पे 10⁻² कम कर दो, और इस -2 की वजह से यहाँ पे क्या कर दो 0.75, तो इतना कूलॉम जो होगा चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर जब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी होगी और उसका रेडियस कितना होगा इतना, ठीक। चलो न्यूमेरिकल में आपको जब भी प्रॉब्लम आए तो उसको रोको, वहीं पे देखो, फिर से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, पहले तो नहीं हो फिर से सॉल्व करो, अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो यार, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट कर दो, क्या दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज अबाउट दिस, गोल्ड का यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको, उसका रेडियस हमारे पास में इतना, चलो नोट करते चलते हैं। गिवन रेडियस जो दे रखा है कितना दे रखा है, तो 7 × 10⁻15 मीटर, ओके। जेड यानी जो एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर कितना है गोल्ड का, वो होता है 79। अज्यूमिंग दैट, हमें ये मानना है द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम, मान लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है मस्त तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हमें क्या बताना है फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताना है, देन अपने को क्या बताना है रो कितना होगा वो बताना है, ठीक है। रो होता क्या है, रो होता है टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। अब चार्ज टोटल कितना होगा, तो चार्ज कहाँ चाहिए, बात करी गई है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसकी वजह से होता है यार, प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है लिख लो यार 1.6 × 10⁻19 कूलॉम पॉजिटिव का। अच्छा क्या बस एक ही प्रोटॉन होता है क्या, ये तो बस एक के लिए ही हुआ, तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, तो कितना एटॉमिक नंबर है 79, यानी 79 प्रोटॉन होंगे, तो इतना टोटल चार्ज हो जाएगा उसको, क्लियर। चलो
वॉल्यूम क्या है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर ये रहा था, इसमें इसका क्यूब कर दिया 7 × 10⁻⁻15 का होल क्यूब। क्लियर। चलो यार, तो ये हो गया रो, क्या हो गया 1.6 × 79, 10 की पावर को लिख लेते हैं बाद में, तो आ गया 10⁻⁻19। अच्छा या 4, अच्छा ये 3 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको लिख लेते हो यहीं पे 3, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू लिख लो यार, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं आपकी बार, 3.14, ओके 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7, ओके, और 10⁻⁻45। चलो यार करें क्या सॉल्व, थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम यहाँ पे चमत्कार। इसको मान लेते हैं 80, 3 को 3 रहने दो, 4 को 4 रहने दो, ये 3.14 ही रहने दो, चलेगा। 7 × 7 क्या हो जाएगा 49, 49 को मान लेते हैं 50, इसको 7 ही रहने दो, और 10 की पावर को लिख देते हैं साथ में, -19, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 45। ठीक है यार, अब क्या 16 2 32 के टाइम्स में लगभग में ये कट गया लगभग, और ये हो गया 20 टाइम्स में ये कट गया, है ना, और कुछ कटा गया। अच्छा ये 2 से 20 काट दो 10 टाइम्स में, अच्छा इस 10 को कर देंगे हम इधर बाद में। चलो तो बचा गया हमारे उसमें, बच गया ये 3/30 कर दो ना इसको सिंपली, 30/50 सिंपली हटा यार, क्या दिमाग खराब करना नहीं, ये 3/5 × 7 ये हमारे उसमें, और 10 की पावर ये -19 + 45 चलने दो इसको। ठीक है, चलो तो यहाँ जो भी डिजिट्स हैं उतने यहाँ पे 0 ऐड कर लो, इससे फायदा होता है अपने को, तो यहाँ कर देते हैं -2 और यहाँ पे डाल देते हैं 2 0 यार, क्या डाल देते हैं 2 0 वहाँ -2। अब ये हो गया 6 5 × 30, 6 5 × 30, यहाँ आ गया 60/7, 10⁻- काउंट कर लो यार कितना हो गया, -25 क्या, नहीं 24 हो गया। चलो इसको काउंट कट कर लो, 8 8 × 64, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 है, तो 8.6 × 10⁻24 ये हो गया हमारे पास में लगभग में सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटीज। यूनिट क्या हो जाएगी, तो कूलॉम पर मीटर क्यूब, कूलॉम पर मीटर क्यूब ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो देख लो नेक्स्ट हमारे पास में फाइंड द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे उसमें जिसका रेडियस कितना है r है, तो सारा भी उसी पे न्यूमेरिकल चल रहा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है r। इफ हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग, हमें क्या करना है इसके ऊपर टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें यानी क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू निकालना है अपने को। ठीक है, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द आर्क ऑफ द रिंग, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्क के ऊपर वो कितना है, वो उसका डेंसिटी दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो दे रखा है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, गिवन लैम्डा हो गया अपने को लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ये क्या हो गया, इस जो हमारे पास में ये जो आर्क है इसके ऊपर का डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा लैम्डा होता क्या है, तो ये होता है dq/dl है ना, छोटे से पोर्शन का dq निकाल लो फिर dl निकालो, ये होता है लैम्डा। तो यहाँ से dq कितना हो जाएगा, अरे यार चलो ठीक है dq निकालते ना यहाँ से सीधा, तो dq कितना हो जाएगा, dl को कर दो यार इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू dl, ये हो गया अपने पास में। ठीक है, अब देखो यार अब dl कैसे निकाल लें, इसके लिए थोड़ा बहुत करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखो यार किसी एक चार्ज को मान लो, यही हमारे पास में छोटा सा एलिमेंट था dl, इसका लेंथ मान लिया हमने dl, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है इसको मान लेते हैं छोटा सा चार्ज dq, और यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा मान लेते हैं पूरा एंगल था हमारे उसमें थीटा, और तो मान लेते हैं छोटा सा एंगल यहाँ से यहाँ तक के लिए डी थीटा। ठीक है, तो अगर मैं dl चाहिए तो dl यही है ना लेंथ ऑफ आर्क, तो याद करो थीटा इक्वल्स होता था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस है, तो अगर मैं ये डी थीटा निकालू यहाँ पे तो हो जाएगा इस टाइम का लेंथ ऑफ आर्क कितना है dl, रेडियस आजकल भी क्या चल रहा है r ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से dl कितना मिल गया, तो यहाँ से dl हो गया बेसिकली डी थीटा r डी थीटा। ठीक है, r डी थीटा, तो यहाँ से dl की वैल्यू लिख देता हूँ मैं लैम्डा नॉट कॉस थीटा r डी
थीटा। चलो ये तो डी क्यू, हमें क्या डी क्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें तो चाहिए क्यू। तो क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट। तो पहले को फिर से लिख लेते हैं, डी क्यू इक्वल्स हो गया हमारा लैम्डा नॉट आर को लिख लो यहाँ पे, लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो यार इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो डी क्यू इक्वल्स आ जाएगा हमारे में, इधर भी इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। ये तो आ गया क्यू यार, ये आ गया क्यू आ गया, ठीक है। और यहाँ से आ गया लैम्डा नॉट आर बाहर। अच्छा लिमिट क्या रहेगी इसकी? तो लिमिट किसकी होती है? तो जिसका डिफरेंशिएशन चल रहा, इंटीग्रेशन चल रहा होता है, ऑब्वियसली जिसका डिफरेंशिएशन चलेगा उस टाइम पे उसका लिमिट, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है तो भाई साहब का इसका ही लिमिट। तो थीटा का लिमिट, थीटा कम से कम कितना हो सकता है? तो 0। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो सेमी सर्कल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, यानी 0 to पाई रहेगा। तो ये हो गया हमारा उसमें कॉस थीटा डी थीटा। चलो यार, अब तो इंटीग्रेशन आती है क्या? इंटीग्रेशन नहीं आती तो देखो यार, लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सिंपली साइन थीटा। 12th में है ही वैसे इंटीग्रेशन मस्त तरीके से। और यहाँ लिमिट क्या रहेगी? 0 to पाई, तो लैम्डा नॉट आर, और ये अपर लिमिट को माइनस कर देंगे बाद में लोअर लिमिट से, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ पाई कितना? तो याद रखना है साइन ऑफ ऑल पाई, साइन के साथ में जब भी पाई जुड़ा हुआ हो, पाई पाई बाई 2 ये सब नहीं बात कर रहा हूँ, जब भी पाई परफेक्ट यानी नेचुरल नंबर के साथ में पाई, ठीक है, रैशनल नंबर के साथ में पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कोई सा भी, ठीक है। तो उस टाइम पे रैशनल नहीं है नेचुरल, तो उस टाइम पे सारा का सारा होगा वो 0, ठीक है। तो साइन ऑफ ऑल पाई इज 0, ओके। तो ये हो गया भाई साहब 0, और ये कितना होता है? ये तो 0 होता ही है, साइन 0 0, तो ये हो गया टोटल 0। तो यहाँ पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वहाँ पे कितना हो गया? लगभग में 0 के बराबर हो गया सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर, ठीक है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान देना एक ही अप्रोच रहेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा या जो भी वहाँ पे सिग्मा या डेल्टा जो भी दे रखा होगा उसके हेल्प से निकाल लेंगे, डी क्यू कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। और वहाँ पे डीएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा ही यहाँ से डी थीटा के हेल्प से, एंड वहां से निकाल लेंगे हम चार्ज लिमिट डाल के, ठीक है। हमेशा ही ऐसे ही करोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे पिछला वाला जो था हमारे पास में कॉस थीटा के साथ में था, यहाँ पे ये दे दिया हमारे में साइन थीटा के साथ में। इसको कर सकते हो आप, होमवर्क रह जाएगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा यार, गिवन सेम कहानी चलेगी। लैम्डा इक्वल्स टू क्या? लैम्डा नॉट साइन थीटा, क्या कर लोगे? लैम्डा इक्वल्स होता है क्या? डी क्यू अपॉन डी एल। ये इधर आ जाएगा लैम्डा नॉट साइन थीटा का साइन थीटा ही, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या? लैम्डा नॉट साइन थीटा डीएल क्या? अगेन ये डीएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? छोटे से एरिया के लिए हम डीएल निकालते हैं और यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं, तो वो एंगल कितना होता है? जो छोटा एंगल ले रहे हैं तो डी थीटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल है थीटा है, तो मान लो ये डी थीटा हुआ, ठीक है। रेडियस आर चल रहा है, ये डीएल है हमारे पास में, और ये चार्ज है जितना भी इसके ऊपर डी क्यू मान लेते हैं, छोटा सा चार्ज, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी तो टोटल चार्ज मिलेगा। तो डीएल कितना हो गया? तो क्या आता था डीएल? डी थीटा इंटू आर, क्या? तो आर डी थीटा, तो लैम्डा नॉट आर साइन थीटा और डी थीटा ऐसे लिख लो, इसको इंटीग्रेट कर दो यार डी क्यू। ऐसा सेम कहानी ये चलता रहेगा, तो आप कर लेना है खुद से। बस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये होता है कॉस थीटा। बाद में सेम कहानी सारे को चलने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। तो लास्ट वाला हो गया होमवर्क के जैसा, फाइंड द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। अगर सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस क्या है? अभी भी आ रही है, अगर उसके ऊपर अब की बार जो हमारे उसमें लैम्डा है वो कितना है? इतना है, तो अब की बार हमें बताना है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। यानी बस हमें लैम्डा के अंदर चेंज कर दिया गया, क्या दिया गया यार? बस इंटीग्रेशन देखते रहना, और क्या। लैम्डा इक्वल्स टू क्या? लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लैम्डा है क्या? डी क्यू अपॉन डी एल डाल दो, लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, डीएल को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डीएल। या डीएल कहाँ से निकालते थे? यहाँ से छोटा सा एंगल बनाते थे हम डी थीटा, तो सामने का जो लेंथ होता था वो डीएल होता था, इसलिए हमारे उसमें जो डी थीटा आता था वो डीएल अपॉन आर आता था, और यहीं से डीएल की वैल्यू आती थी हमारे उसमें आर डी थीटा। क्या आ गया? लैम्डा नॉट, इसको लिख लो आर यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। डी क्यू अब कर लेते हैं इनको दोनों साइड इंटीग्रेट, ये तो हो जाएगा क्यू, और इसको कर दिया बाहर, तो लैम्डा नॉट आर। जो भी कांस्टेंट होते हैं ना यार,
किसको छोड़ रहा हूँ मैं अंदर, उनके अंदर जो भी यहाँ पे टर्म होगा, तो यहाँ पे टर्म कौन सा चल रहा है, डी थीटा, यानी थीटा का टर्म चल रहा है, तो जो भी थीटा वाले टर्म होंगे वही रहेंगे बस इंटीग्रेशन में, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा को सिंपली sin स्क्वायर थीटा मत कर देना, cos स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ देखो यार, cos स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे यूज करोगे, बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूले से 1 + cos 2x अपॉन 2, ठीक है। चलो ये हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें, तो q इक्वल्स टू बच जाएगा लैम्डा नॉट r cos स्क्वायर थीटा को क्या रख दिया हमने, टोटल 1 + cos 2x अपॉन 2 इंटू डी थीटा, 2 कांस्टेंट है कर दो बाहर यार, सिंपली लैम्डा नॉट r अपॉन 2 आ गया। अच्छा लिमिट क्या रखेंगे वैसे, तो अगेन 0 to पाई, क्योंकि सेमी सर्कलिंग चल रहा है अभी भी, यहाँ बच क्या गया 1 + cos 2x x थीटा चल रहा है ना यार, cos 2 थीटा थीटा सिर्फ थीटा इंटू डी थीटा, ओके। मल्टीप्लाई कर दो यार अंदर इसको, लैम्डा नॉट r अपॉन 2, डी थीटा से इसमें मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 इंटू डी थीटा, लिमिट कितनी 0 to पाई, और इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस cos 2 थीटा डी थीटा 0 to पाई, ठीक है क्या। अब इंटीग्रेशन सिंपल सा चल रहा है, लैम्डा नॉट r अपॉन 2, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा वाल को लिमिट क्या रह जाएगा 0 to पाई, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, और जब भी यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो पूरा का पूरा कहाँ जाता है, डिवाइड में क्या, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कितनी चल रही है 0 to पाई। चलो यार, तो लैम्डा नॉट r अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो थीटा की वैल्यू जब पाई डालेंगे तो पाई, माइनस में 0, तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो यार -0, प्लस साइन की वैल्यू पहले रखोगे क्या, sin 2 थीटा 2 पाई, जब थीटा की वैल्यू पहले पाई रखोगे अपर लिमिट, अब रख देते हैं माइनस में लोअर लिमिट, यानी sin 2 इंटू 0 अपॉन 2, क्या बचा यार लैम्डा नॉट अपॉन r अपॉन 2 इंटू में, ये तो हो गया यार पाई, साइन ऑफ ऑल पाई 0, तो ये हो गया 0 क्या, sin 2 इंटू 0 यानी 0, साइन 0 क्या हो गया 0, 0 अपॉन 2 वो भी क्या हो गया 0, यानी सारा कुछ हो गया कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास में ये बच गया। तो हमारे पास में q जो हो गया आपकी बार क्या आया, q आ गया लैम्डा नॉट r अपॉन 2 इंटू पाई, ये हो गया इस वाले केस के लिए, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आया क्या था, cos स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना था, अगर मान लो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से करोगे यार, तो इस वाले केस में क्या होगा, तो सिंपली sin स्क्वायर थीटा का आप देख लो डिफरेंस, इंटीग्रेशन क्या होता है sin स्क्वायर थीटा डी थीटा का, जब भी sin स्क्वायर आपको दे रखा हो तो उस टाइम पे आप यूज करोगे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सिंपली 1 - cos 2x x नहीं थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये, बाकी सारा कुछ कहानी सेम ही चलने वाला है, ठीक है। चलो फिर इसको कर लेना आप सॉल्व, नहीं होगा तो लास्ट वाला देख लेना, अगर फिर भी नहीं होता आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास फुल सर्कल है ना, यानी पूरा का पूरा सर्कल है, क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सर्कुलर रिंग, हमें टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर रिंग पे वो पता करना है। अगर इसका रेडियस कितना है r है, इसका रेडियस कितना है भाई साहब का r है, रेडियस इज r, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द आर्क ऑफ रिंग हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रो। अगर मान लेते हैं जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आर के ऊपर, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास में रो दे रखा है, तो हमें निकालना है। तो गिवन इज रो एंड विच इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा। देखो ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है यार, सारा कुछ सेम ही प्रोसेस चलेगा, बस जो लिमिट हम पहले 0 to पाई रखते थे, हाफ सेमी सर्कल होता था 0 to पाई रखते थे, अब की बार पूरा का पूरा फुल सर्कल हो गया तो 2 पाई आ जाएगा 0 to, और कुछ नहीं करना। देखो यार लैम्डा नॉट कॉस थीटा ही रहेगा, और लैम्डा लिख दूंगा मैं DQ अपॉन DL, क्या लिख दूंगा DQ अपॉन DL, DQ क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा लैम्डा नॉट कॉस थीटा DL, राइट। DL की वैल्यू कैसे निकालते थे बाल को, तो कोई भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो DL, यहाँ पे जो भी चार्ज है इसको मान लेता हूँ मैं DQ, मान लेते हैं छोटे से लेंथ के अंदर छोटा सा चार्ज आ रहा है DQ, तो यहाँ से डेंसिटी बनती है फिर लैम्डा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल मान लेते हैं डी थीटा, और ये डी थीटा के वजह से हम निकालते हैं DL, DL कितना आता था, DL आता था R डी थीटा,
यानी सिंपली आर इंटू में जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इंटू में डी थीटा, ठीक है, आर इंटू डी थीटा, लैम्डा नॉट आर यहाँ लिख लेता हूँ यार, कॉस थीटा का थीटा और डी थीटा का डी थीटा, ठीक है ना, आर डी थीटा का यहाँ पे आ गया डी थीटा। ओके यार, तो हमें क्या डी क्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें क्यू चाहिए, तो कर देते हैं इधर इंटीग्रेट, तो ये हो गया क्यू और ये हो गया लैम्डा नॉट, यहाँ से आ गया बाहर और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डी थीटा। ओके, लिमिट क्या रहेगी यार, तो 0 से पाई, क्या नहीं 2 पाई, पाई पाई जोड़ के 2 पाई हो गया। पहले यहाँ पे सेमी सर्कल होता था बल्कि, तो सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पे पाई होता था, अभी फुल सर्कल है तो पूरी लिमिट कितनी 0 to 2 पाई, क्योंकि एक सर्कल की पूरी एंगल जो होती है क्या होती है 2 पाई रेडियन होती है। चलो खत्म कहानी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, साइन थीटा, क्या लिमिट कितनी रहेगी 0 to 2 पाई। अब देखो क्या हो गया, क्यों हमारा उस पे लैम्डा नॉट आर साइन थीटा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा की जगह अभी रख दूंगा, अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो 2 पाई रख दिया, लोअर लिमिट क्या है तो वो रख दो यार, लैम्डा नॉट आर साइन 2 पाई कितना हो गया, साइन ऑफ ऑल पाई 0, इसलिए ये भी 0 और साइन 0 तो 0 है ही, तो ये भी हो गया टोटल 0। एंड टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेमी सर्कल के अंदर भी 0 था जब हमारे पास ये चल रहा होता था इक्वेशन, एंड अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो वहां पे भी चलता है 0 जब चल रहा हो यही इक्वेशन, फुल सर्कल में भी 0। अरे यार इतने में 0 है तो इसका, और ये इतने में अगर 0 है तो इतना और मिलाओगे तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 प्लस 0 कितना हुआ मेरे को नहीं पता। चलो इसी रिलेटेड आपके पास में एक न्यूमेरिकल और भी है, तो पहले वाला हमारा चल रहा था कॉस थीटा के फॉर्म में, ये कॉस थीटा के फॉर्म में चल रहा था, तो अब की बार नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया होमवर्क के लिए एच डब्ल्यू क्या है, तो ये है साइन थीटा के साथ में, क्या है साइन थीटा के साथ में यार, तो सिंपली कहानी है, सॉल्व कर लोगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना होता है, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, बस कहानी खत्म। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, चलो खत्म खत्म खत्म, आज का लेक्चर खत्म। तो गाइस लेक्चर हो गया खत्म, तो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो हमसे Zenfinity.official इंस्टाग्राम पे, या फिर आप पूछ सकते हो t.me/Zenfinity टेलीग्राम पे, ठीक है, कहीं भी, या फिर कहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैनल कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड जो भी ऐसा कुछ होता है कर दो। चलो ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।